वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। आपके सेकेंड टर्म का पहला चैप्टर यानी बुक का फिफ्थ चैप्टर है गुड हेल्थ। उसका आज तीसरा लेक्चर थर्ड। और हमने आपको बताया न्यूट्रिएंट्स के बारे में, वाई द न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं हमने आपको नाम गिनाए थे उन न्यूट्रिएंट्स के। उन न्यूट्रिएंट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट हैं। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट हैं प्रोटीन्स। और उसके बाद नंबर आता है फैट्स का, ये भी एनर्जी गिविंग और द एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट हैं। उसके बाद विटामिन्स हैं। विटामिन्स बॉडी में बहुत सारी बीमारियों से लड़ते हैं और हमारे खाने का मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन, जो भोजन हम लेते हैं उसके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का काम भी करते हैं ये विटामिन्स। और उसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट है मिनरल्स। ये हमको बहुत सारे खाद्य पदार्थों में, बहुत सारे डबल फ्रूट्स में ये मिल जाते हैं मिनरल्स। जैसे कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में, हमारी बोन्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। इसके अलावा जो ज़रूरत पड़ती है, जो एक तरीके से बेस है, वो है वाटर। वाटर इज़ वेरी नेसेसरी एंड वेरी नेसेसरी फॉर द एंटायर डाइजेशन ऑफ द फूड। क्योंकि जितने भी एंजाइम्स हैं बॉडी में, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहलाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क only in the presence of water, they become active in the presence of water। और इसके अलावा हमारे न्यूट्रिएंट में ज़रूरत पड़ती है रफेज की। रफेज ऐसे फाइबर्स हैं जो हमारे फूड के साथ हमारे बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी या हमारी इंटेस्टाइन, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसकी क्लीनिंग, इसकी सफाई के लिए बड़े काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। द बॉडी is not able to digest these roughage, so they pass through the entire length of the intestine and clean it up। जैसे घर में बर्तन मांजने का मांजा या जूना होता है, स्क्रबर होता है, उसी तरह ये काम करते हैं इंटेस्टाइन में फॉर द क्लीनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फाइबर, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि फाइब्रस या फाइबर वाली या रफेज वाली डाइट लेनी चाहिए। तो इसके अलावा हमने आपको बताया था, हम आगे बढ़ गए थे थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर हमने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं। और फैट भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं। फैट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ग्लूकोज बनाते हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने इसके बारे में बताया भी था कि कार्बोहाइड्रेट किस तरह डाइजेस्ट होते हैं और उनसे क्या बनता है। कार्बोहाइड्रेट जो है जब डाइजेस्ट हो जाते हैं पूरी तरह से, तो वो बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। बॉडी को हर समय एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है फॉर डूइंग ऑल दी वर्क्स। और अंदर की जितनी भी जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं बॉडी की, उनके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और बॉडी में हर एक सेल अपनी जगह पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है और इसमें जो ग्लूकोज पहुंचता है उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हमने आपको पहले बताया था। ये ऑक्सीजन हम ब्रीदिंग, सांस लेने के प्रोसेस के ज़रिए लंग्स में, और लंग्स से ब्लड के ज़रिए फिर हर एक सेल को पहुंचाते हैं। और सेल में पहले से कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। तो यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी जुड़ गया है और सेल अपने तौर पर अपने अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन के ज़रिए इस ग्लूकोज का, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके हमारे इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड के थ्रू हमारी सेल्स में पहुंची है, इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन
स्लो बर्निंग के जरिए एक ऐसी बर्निंग, एक ऐसा कंबशन होता है, ऑक्सीडेशन, जिसमें आग नहीं पैदा होगी, धुआं नहीं निकलेगा, कोई हीट नहीं डेवलप होगी, लेकिन एनर्जी बनेगी, और दैट एनर्जी इज यूटिलाइज बाय द बॉडी फॉर डूइंग ऑल दी वाइटल एक्टिविटीज। तो ये अगर ये कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई या ग्लूकोज की सप्लाई सेल्स को रुक जाती है, तो फैट को जो बॉडी अपने अंदर स्टोर अप करती है, स्टोर कर लेती है, उस स्टोर्ड फैट को फिर ये बॉडी रिलीज करती है, और अल्टीमेटली द फैट्स आर ऑल्सो कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, न्यू टाइप ऑफ ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज फिर आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी जब इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में निकलती है, तो हमने आपको बताया था कि ये एनर्जी सेल के एक बहुत इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल में स्टोर कर ली जाती है। उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और जब एनर्जी उसमें स्टोर कर ली जाती है तो उनको एक नाम दिया गया है द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। एनर्जी की जो शक्ल होती है उसका भी हम आपको बता चुके हैं, वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या शॉर्ट में उसको कहें, एब्रीविएटेड फॉर्म में कहें तो वो है ATP। A स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन, T स्टैंड्स फॉर ट्राई, एंड P स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट। तो इसमें फॉस्फेट के 3 रेडिकल्स इस तरह से जुड़े रहते हैं कि इनको बनाने वाले बॉन्ड्स बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर जमा कर रखते हैं। व्हेन दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से फॉस्फेट का एक रेडिकल जब अलग होता है, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, और वही एनर्जी का इस्तेमाल करती है सेल और बॉडी अपने कामों को करने के लिए। ये तो आपको मालूम ही है कि दुनिया में कोई भी काम बगैर एनर्जी के नहीं हो सकता है। तो जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से फॉस्फेट का एक रेडिकल अलग हो गया, तो वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रह जाता है, और अगर फिर भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो एक और फॉस्फेट रेडिकल अलग हो जाएगा, तो फिर रह जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन इस बीच में ग्लूकोज आता रहेगा, ऑक्सीडेशन होता रहेगा, और एनर्जी बनती रहेगी, और ये बॉन्ड अपने आप को तुरंत रिपेयर कर लेते हैं। रिपेयर करने का मतलब ये है कि अपने आप को फिर से ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में ढाल लेते हैं और पड़े रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से इनका प्रोविज़न होता है, इनको दिया जाता है। तो ये तो सिस्टम हुआ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स का, या कार्बोहाइड्रेट्स का, या फैट्स का। दूसरा हमने आपको बताया था कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाती हैं, और ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। और हमने ये भी बताया था कि जब प्रोटीन हम लेते हैं, प्रोटीन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड्स में बदला जाता है। अमीनो एसिड्स ज़रा छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये आसानी से इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन से गुजरकर, म्यूकस मेम्ब्रेन से गुजरकर ब्लड में पहुंच जाते हैं, और फिर ब्लड लेके इनको सेल्स तक आता है, और सेल्स में इनको दे दिया जाता है। फिर सेल अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन्स बनाती है। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए, जैसे आपने गोश्त खाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटीन जो है वो गोश्त की शक्ल में आपकी बॉडी में इस्तेमाल हो, बल्कि उसके ब्लॉक्स अलग कर लिए जाएंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी ब्रिक्स कहना चाहिए, एक तरह से ईंटें हैं। तो ये ईंटें जब सेल्स को मिल जाती हैं अमीनो एसिड्स, तो फिर वो अपनी मर्जी से चुनता है, और चुनकर अपनी मर्जी का कंस्ट्रक्शन करता है, यानी अपनी मर्जी की प्रोटीन बनाता है। बॉडी बिल्डिंग हुई, रिपेयर हुई, बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं वो ख़त्म होते रहते हैं, और नए नए प्रोटीन्स इन अमीनो एसिड्स की मदद से बना लिए जाते हैं। तो इसीलिए इनको बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहा जाता है। उसके बाद आते हैं
विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं ये बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, और आपने नाम सुने होंगे, बहुत कॉमन नाम है, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सब विटामिन जो हैं ये बॉडी में बहुत ज़रूरी, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, एग्स और फिश, ये सब ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमको विटामिन्स मिलते रहते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि डाइट को बैलेंस रखना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। सारी चीज़ों ऐसा जो लोग किसी एक डाइट पर डिपेंडेंट होते हैं, मान लीजिए कि किसी देश में खाली चावल खाए चले जा रहे हैं, तो यू आर गेटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट यू आर नॉट गेटिंग प्रोटीन्स, यू आर नॉट गेटिंग विटामिन्स, यू आर नॉट गेटिंग मिनरल्स, तो फिर मामला जो है गड़बड़ाता जाता है। तो चलिए, विटामिन्स तक हो गया, उसके बाद मिनरल्स की बात करेंगे।